मैं बता नहीं सकती रोहित के पापा कि मैं आज कितनी खुश हूँ। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं झूम के नाचूं और पूरे पड़ोस में मिठाई बांट के आऊं। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ सच में। अपनी पत्नी राधा जी के मुंह से ये बात सुनकर रमेश जी मुस्कुराने लगते हैं। क्या रोहित के पापा, आप खुश नहीं हो क्या? अरे भाई, रोहित हमारा इकलौता बेटा है, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा। हाँ, लेकिन मैं ऐसा वाला खुश नहीं हूँ कि झूम के नाचूं और पूरे पड़ोस में जाकर मिठाई बांट कर आऊं, नहीं तो लोग मुझे पागल समझने लगेंगे। रमेश के मुंह से ये बात सुनकर राधा अपना मुंह बनाने लगती है। आप तो रहने दीजिए, आप हमेशा उल्टी बातें करते रहते हैं। रुकिए, मैं अभी विमला को बताकर आती हूँ, वरना पूरी रात मेरे पेट में दर्द होता रहेगा। अरे राधा, अब तो सुधर जाओ, तुम्हारी बहू आने वाली है। ये पेट दर्द की बीमारी आगे चलकर तुम्हारे लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है। चुप रहिए जी, आप तो हमेशा ही उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं अभी आई। हाँ, बिल्कुल जल्दी जाओ, कहीं देर ना हो जाए, फिर तुम्हारी विमला को भी तुम्हारी तरफ पेट दर्द होगा और पूरे मोहल्ले को बता देगी वो। लेकिन राधा तो बिना कुछ सुने सबसे प्यारी ये पड़ोसन विमला के घर की ओर मुड़ जाती है। मेरी बहन विमला, कहाँ है तू? अरे राधा, क्या हुआ, बड़ी जल्दी में लग रही है? इतना कहकर विमला घड़ी पर निगाह मारती है। रात के 9 बजे? पक्का कोई तो बड़ी बात है, इसीलिए तू इस टाइम आई है। हाँ, तो बड़ी बात है आई। अब मैं तेरी तरह सास जो बनने जा रही हूँ। ये सुनकर विमला की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। विमला और राधा खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। क्या तूने रोहित की सगाई कर ली? हाँ विमला, आज ही उसका रोका करके आए हैं। ये सुनकर विमला का पारा हाई हो जाता है। अच्छा, जब सगाई कर ही ली है तब बता रही है मुझे कि तूने सगाई कर ली। वैसे तो बिना कोई बात बताए तेरे पेट में दर्द होने लगता है, इस बात के लिए तेरे पेट में दर्द नहीं हुआ? ये सुनकर राधा जोर जोर से हंसने लगती है। अरे अचानक ये सब हुआ, तुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। हाँ हाँ ठीक है, दूर के ढोल सुहावने, पास के ढब ढब होए। चल, अब तू आई है तो तुझे कुछ गुरु मंत्र दे ही देती हूँ। गुरु मंत्र? वो क्या? पहले बैठ, फिर बताती हूँ। ए माधुरी, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या सुन रही है? जा जाकर चाय बना ला। इतना कहकर विमला जी की बहू माधुरी रसोई की ओर चाय बनाने चल देती है। सुन, तू अब जो सास बनने जा रही है ना, तुझे भी कमर कस के रखनी होगी और मेरे गुरु मंत्र जरूर ध्यान रखने होंगे। ये गुरु मंत्र कह के ना तूने मेरी बेचैनी बढ़ा दी है, अब जल्दी से बताना यार। लेकिन तभी विमला बिना कुछ कहे उठकर रसोई के पास बनी छोटी सी खिड़की से रसोई में झांक कर देखती है। ये देखकर राधा को कुछ अजीब सा लगता है। फिर विमला राधा के पास आकर बैठ जाती है। क्या कह रही थी तू विमला? अरे ये मैं तुझे रिहर्सल करके दिखा रही थी, जब नई बहू आएगी तो उसे टाइम टाइम पर ऐसे झांक कर चोरी से रसोई में चेक करना ही है कि कहीं दूध मलाई चोरी तो नहीं कर रही। फिर राधा अपने घर आ जाती है और रमेश जी देखते हैं। अरे राधा, तुम आखिर इस डायरी में क्या लिख रही हो? तुम्हारी सहेली विमला ने क्या कोई आज नया भजन सुना दिया है? नहीं, उसने मुझे गुरु मंत्र दिया है। ये सुनकर रमेश जी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अच्छा जी, मैं भी तो जानू क्या गुरु मंत्र दिया है। तभी राधा चिढ़कर बोलती है, आप जाने दीजिए, आप अपने काम से मतलब रखिए, मेरे बीच में दखल अंदाजी मत किया कीजिए। अब राधा खुशी के मारे रात को 11 बजे अपनी बड़ी ननद को फोन लगाती है। अरे जीजी पाए लागो, तुम्हारे लल्ला का रिश्ता पक्का कर दिया है। अच्छा, हमारे लल्ला की सगाई हो गई, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है राधा। चलो, अब हमारी राधा भी सास बन जाएगी। वाह जी वाह, कैसा लग रहा है राधा तुम्हें सास बनकर? बस जीजी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, कुछ पूछो मत। तुम पूछो नहीं, लेकिन हम अपने तजुर्बे से बता देते हैं, बहू के साथ बड़े ही हिसाब से रहना होगा। आजकल की बहुएं ऐसी आ रही है कि मौका लगे तो सासों को बाजार में बेचकर आ जाए। ये सुनकर राधा के कान खड़े हो जाते हैं। है जीजी, ये क्या कह रही हैं आप? अब आपकी तो दो बहुएं आ गई है, आप भी हमें अपना कुछ ज्ञान दे दो। हाँ, तो देंगे ना, देंगे क्यों नहीं। सुनो, आजकल की बहुओं को कोई छोटी मोटी चीजें पसंद नहीं आती, बड़ी से बड़ी चीज पर हाथ रखती हैं आजकल की बहुएं। अच्छा दीदी? हाँ, तो इनको शुरू से टाइट साइट करके रखना होता है। अब देखो, हमारी तो दो है, तुम्हारी आएगी एक, तो ऐसा ना करियो कि तुम कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा दो। यहाँ हमसे पूछो कैसी हालत है हमारी। दोनों को अगर संग बाजार ले जाए तो मान के चलो बाजार में ही महाभारत का मैदान सज जाता है। हाँ जीजी, वो कैसे? वो ऐसे कि हमारी प्यारी राधा अगर बड़ी ने पसंद करी 5,000 की साड़ी, तो छोटी लेगी 8,000 की।
फिर उसके बाद अब बड़ी को अपनी वाली फीकी लगने लगे तो कहने लगे कि ये नहीं चाहिए अब। बस बस जीजी, हम समझ गए तुम्हारे मन की बात। तभी हम कहे जीजी आजकल इतने पतली काहे होती जा रही है। राज की बात आपने आज बता दी है। अब कौन से क्या कहे, वो आज तुम्हें इसलिए बता रहे कि कल को तुम्हारी बहू आ रही है। हाँ हाँ जीजी, हम एकदम टाइट साइड करके रखेंगे। अच्छा जीजी, हम अब अपनी बड़ी बहन को भी जरा बता दे फोन करके कि रोहित की सगाई हो गई है। इतना कहकर राधा जल्दी से फोन रख देती है और अपनी बड़ी बहन चमेली को फोन लगाती है। दीदी सुनो, तुम्हारे रोहित की सगाई करके आ रहे हैं। अच्छा। तभी पीछे से रमेश जी आवाज लगाते हैं, राधा, अरे राधा, तुम्हारा अखंड ज्ञान पूरा हो गया तो खाना दे दो। देखो तो सही घड़ी में कितने बज रहे हैं। तभी फोन पटकते हुए राधा तुनकते हुए वहां आती है और कहती है, राधा राधा राधा, बस ये थोड़े दिनों की बात है। बहू के आते ही मैं रसोई उसे सौंप दूंगी। अब मुझसे नहीं होता ये सब काम। अच्छा, तुम कहो तो जब तक बहू नहीं आ जाती तब तक के लिए होटल बांध लो। अरे मैं लाती हूँ ना। इतना कहकर राधा रसोई की ओर मुड़ जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि राधा का ज्ञान पूरा हो गया ना। अरे अभी कहाँ। अब अगले दिन सुबह 6 बजे ही राधा के दरवाजे पर दस्तक होती है। जोर जोर से घंटी बजाने की आवाज सुनकर रमेश जी जाकर दरवाजा खोलते हैं। और कैसे हैं रमेश बाबू आप? अरे हम तो बढ़िया है दीदी, लेकिन आज आप इतनी सुबह सुबह। अरे अगर आपको हमारा आना इतना खराब लग रहा है तो बताइए, हम वापस लौट जाते हैं। अभी तो हम अंदर भी नहीं आए। राधा कहाँ हो? हम राधा को जगाते हैं। बताओ, सुबह के 6 बज गए, अभी तक राधा के जागने का समय नहीं हुआ। ऊपर से ये सास बनने वाली है। बहू का ध्यान नहीं रखा ना तो उल्टा उसको चाय बनाकर इसी को पिलानी पड़ेगी। वो क्या कहते हैं, बट्टी, वही देनी पड़ेगी बहू को बनाकर। दीदी आपको भी सगाई के बारे में पता चल गया? अब अगर नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मेरी बहन ने मुझे रात में ही फोन किया था, लेकिन ठीक से बात नहीं हो पाई। मेरा मन पूरी रात बड़ा ही बेचैन रहा, इसलिए आज सुबह सुबह 5 बजे वाली बस पकड़कर चले आए। बाहर चल रही इतनी जोर जोर से बातचीत को सुनकर राधा अपने कमरे से बाहर आती है। अरे दीदी आप? अरे कल रात पूरी बात बताए बिना ही तुमने फोन रख दिया, फिर क्या मुझे नींद आएगी? राधा वहीं आकर पास पड़े सोफे पर बैठने लगती है। अब बैठना बाद में, पहले घर आए मेहमान के लिए बढ़िया सी प्योर दूध की चाय तो बनाकर लाओ। अच्छा ठीक है दीदी, अभी हम आपके लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाते हैं। अब राधा की बहन चमेली देवी भी आने वाली नई बहू के लिए अपना ब्रह्म ज्ञान संग लेकर आई थी। अरे बहू वाली बन रही हो तो पहले खुद का उठना बैठना भी संभाल लो, नहीं तो बहू तुम्हारे सर पर चढ़कर भरतनाट्यम ना करे तो कहना। सोई हुई राधा की आंखें बटन से चमकने लगती है। क्या दीदी? अरे अभी 6 बजे तक तुम सो रही हो, फिर बहू को 4 बजे उठने की आदत कैसे डालोगी? तो दीदी मुझे इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए शुरुआत में तुम्हें जागना होगा, जिससे बहू के मन में तुम्हारे लिए डर आ जाए कि अगर तुम 6 बजे तक सोती रही तो वो क्या 9 बजे से पहले नहीं उठने वाली है। अच्छा दीदी ऐसी बात है। और नहीं तो क्या, यही ज्ञान देने तो मैं यहाँ आई हूँ। अब आगे की बात सुनो। बहू को कभी भी अपने गहने मत दिखाना। अगर कभी पहनने के लिए भी मांगे ना तो कोई न कोई बहाना बना देना, फिर कुछ आर्टिफिशियल दे देना और बोल देना आजकल तो सोना कितना महंगा है, कोई को ले गया तो फिर क्या करेंगे? लेकिन ऐसा क्यों दीदी, मेरे पास तो इतने सारे गहने शुरू से बना कर रखे हैं। वो अपनी बहू के लिए तो बनाया मैंने। तो फिर तुम एक काम करना, जिस दिन वो आए ना उसी दिन उसे पूरी तिजोरी के गहने निकाल कर पहना कर बिठा देना, फिर बाद में रोना सारे गहने उसने अपने कब्जे में कर लिए। अच्छा दीदी ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी नहीं, ऐसा ही होता है राधा। ठीक है दीदी, मैं आपकी इस बात को ध्यान रखूंगी। अब राधा हर रोज अपनी ननद की, अपनी प्यारी पड़ोसन विमला के और अपनी प्यारी बड़ी बहन के ब्रह्म ज्ञान को दोहराती रहती कि जब भी उसकी बहू आएगी तो उसे उसके साथ किन किन बातों का ध्यान रखना है। अच्छा राधा जी, आज फिर से डायरी पढ़ी जा रही है। तो क्या क्या लिखा है तुमने इस डायरी में, मुझे भी तो पढ़ाओ। आपको क्या करना है हम औरतों की बातों से? इतना कहकर राधा अपनी डायरी उठाकर वहां से चलने लगती है। अरे क्या रखा है राधा इन सब बातों में? हमारी एक ही तो बहू आनी है, उसे अच्छे से रखो। क्या करोगी उस पर इतनी निगाह रखकर? मतलब आपने डायरी पढ़ ली है ना? आपने बहुत शातिर हो। ये सुनकर रमेश जी जोर जोर से हंसने लगते हैं।
धीरे धीरे करते करते रोहित की शादी का दिन भी आ जाता है और रोशनी राधा जी की बहू बनकर घर में आ जाती है। हर रोज अपने गुरु मंत्र और ब्रह्म ज्ञान को पढ़ते पढ़ते राधा को अब तक हर एक बात याद हो चुकी थी कि उसे अपनी बहू को कैसे रखना है। रोशनी एक बड़ी ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। उसने आते ही घर को बड़े अच्छे से संभाल लिया। रोशनी और रोहित की शादी के कुछ ही दिनों बाद हरियाली तीज का त्योहार आया। चारों तरफ हरियाली तीज की तैयारियां होने लगी और इसी बीच बुआ कांता देवी का भी घर में आगमन हुआ। वो भी अपनी राधा की बहू के संग कुछ समय बिताने आई थी। राधा, ओ राधा, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। कहाँ घुसी बैठी हो? अब तो बहू भी आ गई, फिर भी तुम्हारे काम खत्म नहीं हो रहे। कांता देवी की आवाज सुनकर राधा अंदर से दौड़ी दौड़ी आती है और अपनी ननद के पैर छूती है। तभी रोशनी भी बाहर आती है और आकर कांता जी के पैर छूती है। अरे वाह राधा, बहुरिया तो तुम्हारी बड़ी ही सूथरी है, वरना आजकल की लड़कियों को तो बोलना पड़ता है कि कोई घर में आया है पैर छू लो। आओ आओ जीजी बैठो, बड़ी गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा। अरे गर्मी तो पूछो मत राधा, बस सर चढ़कर बोल रही है। लेकिन ऐसी गर्मी में हम कानपुर वालों के लिए चाय का भी अपना ही एक मजा है। सुबह से चले हैं तो आज ढंग की चाय पीने को नहीं मिली। तभी राधा चाय बनाने के लिए उठने लगती है। अरे तुम काहे उठ रही हो? आज तो मैं बहू के हाथ की ही चाय पीऊंगी। क्या नई बहुरिया हमें चाय बनाकर नहीं पिला सकती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बुआ जी, मैं भी बनाकर लाई। मम्मी जी आप आराम से बैठिए। इतना कहकर रोशनी चाय बनाने चल देती है और उसके पीछे पीछे राधा भी चल देती है, जो देखकर कांता को बड़ा ही अजीब लगता है। लेकिन जो राधा ने किया उसे देखकर तो आपको भी बड़ा अजीब लगेगा। राधा रसोई के बाहर बनी छोटी सी खिड़की से अंदर झांकने लगती है। तभी पीछे से कांता जी भी आ जाती है। अरे क्या कर रही हो तुम राधा? अरे जीजी चुप रहो ना, आओ हम लोग वहीं बैठे। फिर राधा और कांता दोनों आकर बैठ जाते हैं। ये खिड़की यहाँ कहाँ से आई? पहले तो नहीं थी हमारे घर में। अरे जीजी ये रोहित की शादी के पहले स्पेशली बनवाई है। वो मेरी पड़ोसन विमला है ना, उसने बताया था। वो अपनी बहू को ऐसे कमांड करके रखती है। उसकी बहू दूध की सारी मलाई खा जाती है और खुद अपने लिए गाढ़ा गाढ़ा दूध बचाकर उनके दूध में ना पानी मिला देती है। ये सुनकर कांता जी की आंखें चौड़ी हो जाती है। अच्छा, आजकल की बहू ऐसा भी करने लगी है। अब मैं अभी ना जल्दी से घर जाकर खिड़की बनवाऊंगी। ये तूने बड़े पते की बात बताई। वैसे तेरी बहू ने भी कभी ऐसा किया क्या? नहीं नहीं जीजी, अभी तक तो मेरी बहू ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन मैं निगाह पूरी रखती हूँ। जिस दिन भी ऐसा किया ना, उसी दिनों से एकदम अच्छे से धमका दूंगी। चल जल्दी देख कर आ। राधा फिर से जाकर खिड़की में झांक कर देखती है और एक राहत भरी सांस लेकर वापस आती है। हाँ, बहू ने दूध का पतीला वापस फ्रिज में रख दिया और हमारी चाय बन चुकी है। यानी वो दूध में फिलहाल तो कोई मिलावट नहीं करेगी। तब तक रोशनी एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय लेकर आती है। बहू ने वाकई में चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है, मजा आ गया। थैंक यू बुआ जी। अच्छा, आप खाने में क्या खाएंगे बताइए, मैं आपके लिए वही बनाऊंगी। जो भी तुझे सबसे अच्छा बनाना आता हो, बस बहू तू वही बना ले। वैसे भी मुझे ज्यादा भूख नहीं है। ठीक है बुआ जी। इतना कहकर रोशनी वहां से चली जाती है। राधा, तीज का त्योहार आ रहा है। तेरी बहू की इस साल पहली तीज होगी। तेरी जेब अच्छी खासी खाली होने वाली है। नहीं नहीं जीजी, मैंने पहले ही सोच लिया है। जैसा जैसा आपने बताया मैं ठीक वैसा ही करूंगी। ये सुनकर कांता जी बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। जैसे कि तेरे कहने से तेरी बहू मान जाएगी। माने या ना माने, लेकिन मैं तो मनवा कर ही रहूंगी। चल इसी बात पर शर्त लगा ले। अभी ही शाम को खाने की टेबल पर देखते हैं। अब जैसे ही सब शाम को खाने की टेबल पर मिलते हैं तो कांता जी सबसे पहले जिक्र करती है। बहू, इस बार तुम्हारी पहली हरियाली तीज है, तो कैसी साड़ी लेने वाली हो तुम? कैसे क्या लेगी रोशनी? वैसी साड़ी लेगी जैसे मैं उससे कहूंगी। क्या रोशनी, क्या कहती हो? हाँ मम्मी जी, आप जैसे कहेंगी मैं वैसी ही साड़ी लूंगी। लेकिन नई साड़ी लेने की क्या जरूरत है? अभी मेरी शादी को ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए हैं। कितनी सारी साड़ियां हैं जो मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहनी। मैं उसी में से कोई अच्छी साड़ी निकाल कर पहन लूंगी ना। ये सुनकर राधा और कांता दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। उनकी ऐसी शक्लें देखकर रमेश जी अपना खाना मजे से खाते हुए मुस्कुरा रहे थे। ऐसे ही करते करते कुछ दिन और बीतने लगते हैं। अब रोशनी की मौसी सास चमेली जी के बेटे की शादी थी। सब लोग उसे में जाने की तैयारी में बड़े जोर शोर से लगे हुए थे। देखो ना रोशनी, मैंने ये सूट बनवाया, कैसा लग रहा हूं मैं? अरे रोहित जी, आप तो वैसे ही एकदम डैशिंग हो, आपको भी कम लग सकते हो क्या? तभी कमरे में राधा आती है। अच्छा सुनो रोहित, मैं ये कह रही थी कि हम शादी में जाने वाले हैं,
तो सारे गहने लॉकर में रखाओ बेटा, तुम्हारी शादी के बाद सब घर में ही पड़े ना। अच्छा, लेकिन मम्मी अभी शादी में भी रोशनी को जरूरत पड़ेगी ना। ना बाबा ना, मैं अभी किसी को नहीं देने वाली वो गहने, वो मेरे हैं और मैं अपने पास अपने हिसाब से रखूंगी। तू ना मुझे ज्यादा ज्ञान ना दिया कर, समझा? तुझसे कहा ना लॉकर में रख करा, मतलब रख करा। इतना कहकर राधा जी कमरे से बाहर चली जाती है। रोहित रोशनी का मुंह देखने लगता है। अरे आपको ये सब कहने की क्या जरूरत थी मम्मी जी से? आप हम औरतों की बातों में बीच में मत बुला करो। रुको, मैं जाती हूँ उनको मनाने। फिर रोशनी अपनी सास राधा जी को मनाने जाती है। मम्मी जी सॉरी, आप प्लीज बुरा मत माना करिए, इनकी तो आदत ही ऐसी, कुछ भी कहते रहते हैं। प्लीज आप गुस्सा मत करिए ना, नहीं तो मैं रोने लगूंगी। इतना कहकर रोशनी राधा के गले लग जाती है। अभी तू कह रही है, लेकिन फिर शादी में जाते समय तू भी नौटंकी करेगी जैसे बाकी सबकी बहुएं करती है। मुझे सोने का हार चाहिए, मुझे सोने के कंगन चाहिए। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे गहने पहनने का कोई शौक ही नहीं है। और फिर आजकल सोने के इतने बढ़ते दामों को देखकर यही लगता है सोना लॉकर में ही सेफ है। मैंने तो पहले से अपनी सारी मैचिंग की साड़ी के आर्टिफिशियल सेट बनवा कर रखे हैं। इतना कहकर रोशनी वहां से चली जाती है और राधा जी उसका मुंह देखती रह जाती है। अगले दिन सुबह सुबह रोशनी जैसे राधा जी के पास चाय लेकर आती है, वैसे ही राधा जी से गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। रोशनी ये देखकर थोड़ा सा डर जाती है कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं होगी। क्या हुआ मम्मी जी, आप रो क्यों रही है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आई एम सॉरी। अरे नहीं पगली, है तो खुशी के आंसू है। तू मुझे बस इतना बता, तुझे आखिर बहू किसने बनाया? तुझमें तो बहू बनने के लायक एक भी गुण नहीं है। अरे बहू बनाना ही क्यों है, आखिर आज से रोशनी को अपनी बेटी बना लो राधा। पीछे से रमेश जी की आती हुई आवाज सुनकर राधा पलट कर देखती है। आप सच कह रहे हो जी, आज से रोशनी मेरी बेटी है। देख सुमित, मैंने पहले ही बोल दिया है कि बैठक में वही पेंट होगा जो मुझे पसंद है। अपनी ज्यादा अकल मत दौड़ाया कर। हाँ माँ, तुम जैसा बोल रही हो वैसा ही करा देते हैं। मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। पूछने की क्या जरूरत है जब तुझे पता है कि इस घर का एक एक फैसला मैं ही लेती हूँ। जरा देख इस बही खाते को। रामू ने कल जो कर्ज चुकाया था उसका पूरा ब्याज आया कि नहीं आया? हाँ माँ, उसने पूरा हिसाब कर दिया है, मैंने खुद पैसे गिने थे। ठीक है, अब जाकर मिस्त्री से बोल दे कि कल सुबह से काम शुरू करना है और जो रंग मैंने बताया है वही लाना। तुझे जैसा ठीक लगे वैसा मत करने लग जाना वहां। ठीक है माँ। और सुन, इस महीने दूध का कितना पैसा आया है और कितना बाकी है सब लिख कर रखा है ना तूने? मुझे एक एक पैसे का हिसाब चाहिए होता है। हाँ माँ, सब इसमें लिखा हुआ है, तुम देख लो। तुम्हारे बिना पूछे मैं तो 1 रुपया भी नहीं खर्च करता कहीं। अच्छी बात है, जब तक मैं बैठी हूँ तब तक इस घर की एक पाई का हिसाब भी मेरी मर्जी के बिना इधर से उधर नहीं होना चाहिए। रसोई में सुबह सुबह संध्या अकेली बर्तनों को साफ करने में लगी थी और सावित्री बाहर से चिल्ला रही थी। संध्या, अरे ओ संध्या, सुबह के 8 बजने को आए हैं और अभी तक चाय का आता पता नहीं है। क्या सोती रहती है तू सुबह तक? माँ जी, चाय बस बन गई है, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। लेकर आती हूँ कि बच्ची, रोज का यही ड्रामा है तेरा। काम में जरा भी फुर्ती नहीं है, ढंग से रसोई की सफाई भी नहीं करती है तू। माँ जी, मैं तो सुबह 5 बजे उठकर झाड़ू पोछा और नाश्ता सब कर चुकी हूँ, बस बर्तनों को ही मांज रही थी। हाँ हाँ, अब मुझसे जबान मत लड़ा। अपनी गलतियां छुपाने के लिए 100 बहाने तैयार रहते हैं तेरे पास। जाकर पहले मेरे लिए कड़क चाय ला। जी माँ जी, मैं अभी ला रही हूँ, आप बैठिए। और सुनो, दोपहर के खाने में आज दाल और चावल ही बनाना, ज्यादा ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं है। जी माँ जी। तभी रमेश जी आराम कुर्सी से बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और सावित्री उनके पास आकर बैठ गई। सुनते हो जी, आज सुबह ही विकास का फोन आया था शहर से। बता रहा था कि मेरे पोता पोती अब शहर के बड़े स्कूल में जाने लगे हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों बच्चे वहाँ शहर में सुखी हैं, अपना घर भी ले लिया और काम भी जम गया। हाँ, क्यों नहीं होगा बढ़िया। आखिर मेरे बड़े बेटे के बच्चे हैं, कितने होनहार और संस्कारी हैं दोनों। अपना हिस्सा बेचा और सीधे शहर जाकर कमाल ही कर दिया। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर सुमित भी तो यही रहकर हमारी और खेती की देखभाल कर रहा है। अरे छोड़ो भी सुमित को, उसमें कहाँ वैसा दिमाग है। वो तो बस जो मैं बोलती हूँ उतना ही कर पाता है। असली तरक्की तो विकास और अलका ने की है। मेरे पोता पोती को देखा है कैसे अंग्रेजी में पटर पटर करते हैं, शहर में बड़े लोग बनकर रह रहे हैं। हाँ वो तो है, पर यहाँ का काम भी तो कोई छोटा नहीं है। सुमित और संध्या दिन रात यहीं लगे रहते हैं।
सुमित तो मेरा बेटा है, वो तो करेगा ही, और संध्या का तो काम ही यही है, करना ही पड़ेगा उसे। मेरे शहर वाले बच्चों की बात ही अलग है, जब भी फोन करते हैं दादी दादी करके मेरा कलेजा ठंडा कर देते हैं। कुछ दिनों बाद दोपहर के समय सावित्री और संध्या मिलकर शहर भेजने के लिए सामान पैक कर रही थी। संध्या देख, ये जो इस बार पूरा 10 किलो शुद्ध देसी घी निकाला है ना, इसे अच्छे से इस बड़े पीपे में पैक कर दे। शहर में मेरे पोता पोती को ऐसा ताजा और शुद्ध घी कहाँ मिलता है बेचारों को, वहां तो सब मिलावट का मिलता है। माँ जी, मैंने पीपा साफ करके रख दिया है, मैं अभी इसमें सारा घी पलट देती हूँ। हाँ, पूरा 10 किलो घी पैक कर देना, मेरे बच्चों की सेहत का सवाल है। और वो जो खेत से ताज़ी दालें आई थी ऑर्गेनिक वाली, वो भी 2-2 किलो अलग थैली में डाल देना। जी माँ जी, मैंने वो दालें भी अलग निकाल कर रख दी हैं। जब भी फोन करते हैं हमेशा पूछते हैं कि दादी हमारे लिए गांव से मक्खन और घी कब भेजोगी। कहती है मम्मी जी आप शहर आ जाओ हमारे पास रहने। माँ जी, बच्चे सच में बहुत प्यारे हैं। प्यारे तो वो हैं ही, तेरी तरह गुमसुम और खामोश थोड़ी ना रहते हैं। वो पूरे घर को सिर पर उठा लेते हैं। जब वो यहाँ आते हैं तो रौनक रहती है घर में। जी माँ जी। एक दिन सुबह सुबह अचानक अलका अपना बैग लेकर गांव आ गई थी। अरे अलका बहू, तू अचानक बिना बताए। अरे सुमित, संध्या, देखो तो सही कौन आया है। हाँ मम्मी जी, बस मन किया तो गाड़ी पकड़ी और सीधे चली आई। आपके बिना मन ही नहीं लग रहा था शहर में। अरे मेरी लाडली बहू, आ बैठ, थक गई होगी। संध्या, अरे ओ संध्या, कहाँ मर गई? देख तेरी बड़ी जेठानी आई है, जल्दी से पैर छू इनके और बढ़िया कड़क चाय बना कर ला। प्रणाम दीदी, आप कैसी हैं? मैं अभी आपके लिए पानी और चाय लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है संध्या, जरा जल्दी लाना, रास्ते के सफर से पूरा बदन टूट गया है मेरा। और मम्मी जी, विकास तो बिजनेस में बहुत व्यस्त थे, तो मैंने कहा मैं ही चक्कर मार आती हूँ। बहुत अच्छा किया बहू, तू आ गई तो इस सूने घर में रौनक आ गई। सुमित, जरा अपनी भाभी का सारा सामान उठाकर अंदर रख दे। हाँ भाभी, मैं अभी सारा सामान अंदर रख देता हूँ। भैया नहीं आए साथ में? अरे सुमित, उन्हें फुर्सत कहाँ है, इतना बड़ा कारोबार संभालते हैं शहर में, तुम लोगों की तरह गांव में खाली थोड़ी ना बैठना होता है। वहाँ गांव के घर का छोटा कमरा जो कि संध्या और सुमित का था, वहाँ अलका अंदर आकर चारों तरफ देख रही थी। वाह यार, ये कमरा तो बहुत ही बढ़िया और हवादार है, खिड़की से सीधी ठंडी हवा अंदर आती है। मम्मी जी, मुझे यही वाला कमरा चाहिए रहने के लिए। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बहू, तुझे जो पसंद आए वो तेरा ही तो है। संध्या, अरे ओ संध्या, सुन रही है ना तू? अपना और सुमित का सारा सामान इस कमरे से निकाल और बाहर वाले छोटे कबाड़ घर में रख दे। आज से अलका इस कमरे में रहेगी। जी माँ जी, मैं अभी अपना सारा सामान समेट लेती हूँ। दीदी, आप इस कमरे में आराम कर लीजिए। हाँ संध्या, जरा जल्दी खाली कर देना, मुझे अपना कीमती सामान और कपड़े इसी अलमारी में ढंग से लगाने हैं, यहाँ वहाँ रखूंगी तो सब खराब हो जाएगा। देख रहे हो जी, हमारी बड़ी बहू की पसंद कितनी लाजवाब है, आते ही उसने सबसे बढ़िया कमरा चुना है। आखिर बड़े घर की बहू है, ऐसे वैसे कमरों में थोड़ी ना रहेगी। पर सावित्री, वो सुमित और संध्या का कमरा है, वो दोनों कहाँ सोएंगे फिर? अरे तुम चुप रहो जी, तुम्हें तो बस सुमित और संध्या की ही फिक्र रहती है। बाहर वाला कमरा खाली पड़ा तो है, वहां सो जाएंगे दोनों, अलका को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बस। अगले दिन दोपहर के समय संध्या खाना बना रही थी और अलका वहां आकर खड़े होकर सब देखने लगी थी। संध्या, ये तुम रसोई के किस कोने में बैठकर चूल्हा फूंक रही हो? ये जगह तो बहुत ही खराब है। ये जो किचन का सामने वाला हिस्सा है ना, जहाँ धूप आती है, ये हिस्सा ज्यादा अच्छा है। दीदी, मैं तो हमेशा से इसी कोने में खाना बनाती हूँ, यहाँ बर्तन और मसाले सब पास में रहते हैं। अब से तुम वहाँ नहीं बैठोगी, इस हिस्से पर मेरा हक रहेगा। मैं जब तक यहाँ हूँ मेरी पसंद की चीजें इसी कोने में रखी जाएंगी। तुम अपना तामझाम समेटो और पीछे वाले कोने में ले जाओ। जी दीदी, आप जैसा कहें, मैं अपना सामान पीछे वाले हिस्से में खिसका देती हूँ, आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। देखा अलका बहू, संध्या कितनी सीधी है, तूने जो कहा उसने तुरंत मान लिया। और वैसे भी इस रसोई पर पहला हक तो तेरा ही है, तू इस घर की बड़ी बहू जो है। हाँ मम्मी जी, हक तो मेरा सब चीज पर है, आखिर विकास इस घर के बड़े बेटे हैं। भले ही हम शहर चले गए, पर गांव के इस आशियाने पर हमारा पूरा अधिकार आज भी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, तू जो बोलेगी वही होगा। संध्या, अपनी दीदी की बात का बुरा मत मानना, वो जो कह रही है चुपचाप वैसा ही कर। अलका धीरे धीरे घर की बाकी चीजों पर भी अपना कब्जा जमा रही थी। मम्मी जी, मुझे वो जो आंगन में नया सोफा सेट रखा है ना, वो भी अपने कमरे के बाहर चाहिए, यहाँ बाहर धूप में वो खराब हो जाएगा।
अरे संध्या, सुन रही है ना तू? सुमित को बोलकर वो सोफा तुरंत अलका के कमरे में आगे लगवा दे। अलका बहू को बैठने में आराम रहेगा। जी माँ जी, मैं उनको बोल देती हूँ, वो अभी सोफा वहां रखवा देंगे। और हाँ, ये जो अलमारी में नए चांदी के बर्तनों का सेट रखा है ना, इन्हें कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। ये सब मैं अपने हिसाब से इस्तेमाल करूंगी और इन सबको शहर ले जाऊंगी। अलका बहू, तुम तो शहर में रहती हो, वहाँ तुम्हारा इतना बड़ा घर है। यहाँ गांव की इन छोटी मोटी चीजों पर तुम क्यों इतना हक जता रही हो? सुमित और संध्या को भी तो इन सब की जरूरत पड़ती है। अरे मैंने बोला ना कि आप बीच में मत बोला करो। अलका जो भी कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। बड़ी बहू का इस घर की एक एक चीज पर पूरा अधिकार है। संध्या को क्या फर्क पड़ता है कि सोफा कहाँ रखा है और बर्तन कहाँ है? हाँ पापा जी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। संध्या को तो किसी चीज की परवाह ही नहीं है। अगर मैं इन चीजों को ढंग से संभाल रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी गांव की चीजों पर हक तो मेरा भी है। एक दिन दोपहर के समय पूरा परिवार आंगन में बैठा चाय पी रहा था और अलका ने अचानक एक बड़ी बात छेड़ दी। मम्मी जी, मैं पिछले कुछ दिनों से इस घर को देख रही हूँ। इतना बड़ा पुराना मकान है और इसका रख रखाव भी कितना मुश्किल है। मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना हम इस घर को ही बेच दें। क्या कहा बहू? घर बेचने की बात कर रही है तू? पर हम सब कहाँ रहेंगे फिर? अरे मम्मी जी, आप चिंता क्यों करती हैं? आप लोगों के लिए मैं यहीं पास में एक छोटा सा फ्लैट या मकान खरीद कर दे दूंगी। आप लोग आराम से उसमें रह लेना। वैसे भी इस खंडर जैसे बड़े घर में इतने कम लोग रहते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं इसे अच्छे से दाम में बिकवा देती हूँ। शहर में विकास के बिजनेस को बड़ा करना है, वहाँ पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। हाँ बहू, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी इस बड़े घर को संभालने में मेरी भी कमर टूट जाती है। विकास के काम में पैसा लगेगा तो हमारे बेटे का ही नाम होगा ना। ठीक है बहू, तू जैसा कह रही है वैसा ही कर। तू इस घर को बिकवा दे, हम छोटे घर में रह लेंगे। देखा मम्मी जी, इसे कहते हैं समझदारी। मैं कल ही डीलर को फोन करके बुला लेती हूँ और इस घर का सौदा पक्का कर देती हूँ। आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी दीवार के सहारे खड़ी संध्या अचानक पैर पटकती हुई दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। वाह माताजी वाह! बड़ी बहू ने जरा सी पट्टी पढ़ाई और आप तो अपनी छत लुटाने को तैयार हो गई। संध्या, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी जी के सामने इस तरह बोलने की? तमीज भूल गई हो क्या तुम? तमीज तो मैं अब आपको सिखाऊंगी दीदी। बहुत सहेली आपका ये नाटक। संध्या, तू अपनी हद में रह। बड़ी बहू से ऐसे बात करते हैं क्या? हद की बात तो आप मत ही करिए माताजी। आपकी आंखें फूट गई थी क्या, जो आपको इनका लालच दिखाई नहीं दे रहा? मम्मी जी देखिए इसे, ये तो बदतमीजी पर उतर आई है। बदतमीजी तो आप कर रही हैं दीदी। अपना हिस्सा बेचकर शहर में महल बना लिया और अब हमारी इस झोपड़ी पर भी अपनी गिद्ध जैसी नजर है आपकी। संध्या, मुंह संभाल कर बोल। अलका इस घर की बड़ी बहू है। बड़ी बहू सिर्फ नाम की है माताजी। जब आपको पीलिया हुआ था और आप खाट पर सड़ रही थी तब ये बड़ी बहू कहाँ मर गई थी? संध्या, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। मैं नहीं दीदी, अब मेरा सब्र बोल रहा है। माताजी, तब तो आप दिन रात मुझे ही आवाज लगाती थी, संध्या पानी दे दो, संध्या पैर दबा दो। तब क्यों नहीं रोई थी आप अपनी इस बड़ी बहू को? अरे तू क्या बोल रही है संध्या? चुप हो जा तू। क्यों चुप हो जाऊं माताजी? तब तो इस बड़ी बहू ने फोन करके आपका हाल तक नहीं पूछा। आज ये आपकी लुटिया डुबोने आई है तो आप इसके तलवे चाटने को तैयार बैठी हैं। मम्मी जी, इस घर पर विकास का भी उतना ही हक है। हम इस घर को बेच कर ही रहेंगे। एक ईंट भी नहीं हिलने दूंगी दीदी। आप शहर की बड़ी मेम साहब बनती है ना, तो अपनी ये अमीरी अपने पास रखिए, हमारे घर पर डोरे मत डालिए। सुमित, देख अपनी बहू को, इसे रोक वरना मैं इसे घर से निकाल दूंगी। सुमित को बीच में मत घसीटिए माताजी। इनकी बुजदिली की वजह से ही आप दोनों के हौसले इतने बुलंद हैं, पर अब और नहीं। तुम हमारा रास्ता नहीं रोक सकती संध्या। रोक कर दिखाऊंगी दीदी। अगर किसी डीलर को इस घर के आस पास भी देखा ना तो टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगी। तू इतनी बड़ी बात बोल रही है? हक छीनने वालों को आरती नहीं उतारी जाती माताजी। इस घर का सौदा करने से पहले आपको मेरी लाश से गुजरना होगा। बहुत देख ली आपकी बड़ी बहू की गुलामी। अब ये संध्या चुप नहीं बैठेगी। संध्या के ये तीखे और कड़क टॉन्ट सुनकर सावित्री और अलका दोनों हक्की बक्की रह गई और पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। संध्या के गुस्से के बाद आंगन में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और सावित्री देवी कुर्सी पर बैठी कांप रही थी। अरे संध्या बहू, तू तो पहले इतना चुप रहती थी, कभी किसी बात का जवाब नहीं देती थी। आज अचानक तुझे क्या हो गया? चुप रहती थी तो आप लोगों ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया माताजी। मैं तो आपकी इज्जत में चुप रहती थी, पर आपने तो सोचा ये गूंगी है, बहरी है, कुछ नहीं बोलेगी। संध्या, मम्मी जी से बात करने का लहजा बदलो अपना। लहजा तो अब आप लोगों के हिसाब से ही बदलेगा दीदी। पहले मेरी रसोई खा गई, फिर मेरा कमरा खा गई और अब मेरे सिर से छत छीन रही है।
क्या सोचा था आप दोनों ने कि संध्या पैर की जूती है, जहाँ चाहोगे पटक दोगे? बहू, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। तू तो हमेशा से इस घर की सीधी सादी बहू रही है। सीधी थी इसलिए तो सबने फायदा उठाया माता जी। अगर शुरू से ही इस बड़ी बहू की तरह अपने हक के लिए लड़ती ना, तो आज आपकी ये हिम्मत नहीं होती कि हमारे सिर का आशियाना बेचने चली थी। मम्मी जी छोड़िए इसकी बातें, ये बस चिल्लाना जानती है। हम कल ही डीलर को बुलाकर बात पक्की करते हैं। कदम बाहर बढ़ाकर देखी दीदी, अगर पैर सलामत लेकर वापस शहर चली गई ना, तो मेरा नाम भी संध्या नहीं। अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और अभी के अभी इस घर से निकलिए। अरे सुमित, देख अपनी जोरू को, ये तो बड़ी बहू को घर से निकाल रही है, तो कुछ बोलता क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं माँ, संध्या आज जो भी कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। हम इस घर को कभी नहीं बेचने देंगे। सुमित, तुम भी इसके सुर में सुर मिला रहे हो। विकास भाई साहब को पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। धमकी किसी और को देना दीदी, अपने विकास भाई साहब से कह देना कि गांव का घर बेचने का सपना छोड़ दें। ये घर सुमित का है, मेरा है और हमारे हक का है। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। घर में भारी तनाव था और अलका चुपचाप खड़ी संध्या को देख रही थी। तभी अचानक अलका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो ताली बजाने लगी। वाह संध्या, कमाल कर दिया तुमने। सच में आज मेरा दिल खुश हो गया। अलका बहू, तू ये क्या कर रही है? ये लड़की हमें घर से निकालने की बात कर रही है और तू हंस रही है। हाँ मम्मी जी, हो गया मेरा काम। मैं तो इस घर में यही सब करने के लिए आई थी। मतलब तू क्या कह रही है बहू? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये मम्मी जी कि ये संध्या हमेशा चुप रहती थी। कोई इसे कुछ भी कह दे, ये अपनी जुबान नहीं खोलती थी। आप इस पर चिल्लाती थी तब भी ये सिर झुकाए खड़ी रहती थी। मुझे शहर में बैठकर हमेशा इसकी चिंता सताती थी कि मेरी ये छोटी देवरानी इतनी सीधी क्यों है। दीदी, ये आप क्या नया नाटक कर रही हैं? अब बातों को घुमाने की कोशिश मत कीजिए। ये नाटक नहीं है संध्या, यही सच है। मुझे अच्छे से पता था कि जब तक तुम्हारे खुद के आशियाने और हक पर बात नहीं आएगी, तुम्हारी ये बंद जुबान कभी नहीं खुलेगी। इसलिए मैं जानबूझकर यहाँ आई, जानबूझकर तुमसे तुम्हारा कमरा छीना, तुम्हारी रसोई छीनी और अंत में ये घर बेचने का झूठा नाटक किया। क्या ये सब नाटक था? तू सच में घर नहीं बेचना चाहती? बिल्कुल नहीं मम्मी जी, विकास और मैं शहर में बहुत खुश हैं और भगवान की दया से हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। हमें इस घर के 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है। मैं तो बस अपनी इस छोटी बहन जैसी देवरानी की जुबान खुलवाने आई थी। मैं चाहती थी कि ये अपने हक के लिए खड़ा होना सीखे, ताकि कल को मेरे जाने के बाद कोई और इसका फायदा ना उठा सके। दीदी, तो आप ये सब मेरे लिए कर रही थी? हाँ संध्या, अगर आज मैं बुरी ना बनती तो तुम्हारी ये शेरनी वाली आवाज कभी बाहर नहीं आती। आज तुमने जिस तरह अपने हक के लिए मुझे और मम्मी जी को जवाब दिया है ना, मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। अब मुझे तसल्ली है कि मेरी अनुपस्थिति में भी तुम इस घर को और सुमित को अच्छे से संभाल लोगी। मेरा मकसद पूरा हुआ। अब मैं वापस शहर जा सकती हूँ। सावित्री देवी और संध्या दोनों हक्की बक्की होकर अलका को देखने लगी और पूरे घर का माहौल पल भर में बदल गया।